नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय एकेडमी सढौरा के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपनी PYQ सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम पहले 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब ये हमारा 8th PYQ का सेट है जो हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ये पेपर हुआ था 25 अगस्त 2024 के अंदर, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है ये। इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। भिन्न को चुनिए, विषम को चुनें। इसमें से हमें बताना है विषम कौन सा है, सांप, छिपकली, मगरमच्छ या फिर व्हेल। इन चारों में से बताना है। तो सांप, छिपकली और व्हेल जो ये क्या है, सर्प वर्ग के जीव हैं, जबकि क्रोकोडाइल एक अलग वर्ग का जीव है, मतलब मगरमच्छ जो है वो अलग है इनसे। तो इसका आंसर क्या होगा, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट है हमारा 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई। तो ये रेवाड़ी, पंचकुला, सिरसा या पलवल। तो इसका आंसर होगा हमारा पंचकुला। जो 26वीं हमारी अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी, पंचकुला के अंदर। ये आपने ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नौसेना स्टाफ के प्रमुख को हम क्या कहते हैं। इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं, वाइस एडमिरल, एडमिरल या फिर जर्नल। हमें बताना है इनमें से क्या बोलते हैं। तो नौसेना का जो स्टाफ होता है उसको हम एडमिरल बोलते हैं। हमारे भारत के अंदर 3 तरह की सेनाएं हैं, हमें आप तीनों तरह की सेनाओं के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली है थल सेना, जिसको आर्मी बोलते हैं, ठीक है। फिर है जल सेना, नेवी बोलते हैं जिसको। फिर है वायुसेना, एयरफोर्स। थल सेना, जल सेना और वायुसेना, इन तीनों फोर्सेस के अंदर अलग अलग इनके हेड होते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, या फिर रैंक होता है, उसको हम उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले है थल सेना। इसके प्रमुख को हम क्या बोलते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हम क्या बोलते हैं, जनरल। तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं अभी वर्तमान में वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये अपना याद रखना है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और ये 30 जून 2024 से अपने पद पर कार्यरत है। नेक्स्ट है हमारे नौसेना प्रमुख, जिसका इस क्वेश्चन में भी जिक्र किया गया है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, मतलब नौसेना के प्रमुख कौन है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसका आपने याद रखना है। ये कौन से हैं, 26वें प्रमुख हैं, 30 अप्रैल 2024 से ये अपने पद पर कार्यरत है। नेक्स्ट है हमारा वायुसेना प्रमुख, जो एयर स्टाफ होता है उसको हम बोलते हैं एयर चीफ मार्शल। ये है AP सिंह। एयर चीफ मार्शल कौन है, AP सिंह। ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। हमने तीनों चीज़ों को देख लिया, थल सेना, जल सेना और वायुसेना के। अब इन तीनों सेवाओं के समन्वय के लिए एक क्या होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब एक CDS भी होते हैं। उनका आपने याद रखना है। जो वर्तमान में हमारे CDS हैं, जो इन तीनों को मिला के प्रमुखों का समन्वय करता है, उनको क्या बोलते हैं, CDS। तो ये पद है हमारे अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान के नाम, ठीक है। अभी वर्तमान में CDS कौन है, जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ हुई है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्पेन, भारत, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो मैरिनो भेड़ की उत्पत्ति हुई है स्पेन के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये SSC के एग्जाम में भी आया है और ये HSSC द्वारा भी पूछा गया है, ठीक है, याद रखना है, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर कितनी है, 0 प्लस 9 की पावर 9, उसकी पावर क्या है, 0। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्वेश्चन इस तरह से है, 9 की पावर 0 प्लस 9 की पावर 9 और उसकी पावर 0। हमने याद रखना है, अगर कोई भी नंबर हमें दिया हो या कोई भी डिजिट अगर हमें दी हुई है, जैसे 2, 4, 8, ठीक है, 12, 2, 4, 7, इस तरह से, अगर उसकी पावर अगर 0 दे रखी है, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इन सभी का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपने याद रखना है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो आंसर 1 होगा। तो 9 की पावर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, 1 प्लस 9, 9 की पावर 0 तो क्या होगा आंसर 1, 1 का 1 आएगा, प्लस 9 की पावर 1 है तो 9 ही आएगा। 9 और 1 कितने होंगे, 10। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 10। ये हमें सोल्व करना था, मैथ का हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है पेपर के अंदर। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये हरियाणा के अंदर गोरखपुर के अंदर है, ठीक है। और ये 2800 मेगावाट का है। ये अभी 2013 के अंदर शुरुआत हुई थी इसकी। 2013 में इसको
मंजूरी मिली थी और 2014 के अंदर ये इस पर काम शुरू हुआ था और इसका लक्ष्य हमारा है 2031 तक कंप्लीट होने का। और इसके अंदर 2800 मेगावाट है, मतलब 700 यूनिट की 700 मेगावाट की 4 यूनिट लगी हुई है, तो ये 2800 मेगावाट है इसकी जो ऊर्जा है। तो याद रखने कहाँ है, गोरखपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्तख के अंडे का ऊष्मीयन काल कितने दिन का होता है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऊष्मीयन काल क्या होता है। ऊष्मीयन काल एक ऐसा काल है, देखो इसमें क्या होता है, जो पक्षी होते हैं या फिर जीव जंतु होते हैं, ये इनके जो अंडे होते हैं ये इनके ऊपर बैठ के उनको सेते हैं, मतलब उनको गर्मी प्रदान करते हैं, ठीक है। इसका बत्तख होता है 28 दिन का। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मानव के जो शिशु होते हैं, ठीक है, अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, शिशु का जन्म हुआ है, अगर शिशु का जन्म टाइम से पहले हो जाए, मतलब 9 महीने से पहले हो जाए, मतलब 7वें महीने में या 8वें महीने में अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाए, तो समय से पहले उसको क्या रखा जाता है, बोलते हैं ना शिष्य में रखा है बच्चा, शिष्य में लगा रखा है, कमज़ोर है बच्चा, तो वो उसको बोलते हैं इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर, ठीक है। ये क्या होता है, तापमान, आर्द्रता और गैस को नियंत्रित करने का काम करता है। मतलब ये बच्चे को सेम वही इनक्यूबेटर बच्चे को जन्म से पहले पालन पोषण का काम करता है, इसलिए बच्चे को क्या करते हैं, इनक्यूबेटर में लगाया जाता है। ये भी सेम ऐसे ही है, ये जो बत्तख होते हैं या कोई भी पक्षी या कुछ भी होगा, अगर वो उनके जो अंडे होंगे वो उनके पास बैठे रहेंगे, उनके ऊपर बैठे रहेंगे, उनको गर्मी प्रदान करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 28 दिन। बत्तख के अंडे का ऊष्मीयन काल 28 दिन। 5 लड़कों के समूह में वसंत मनोहर से लंबा है परंतु राजू जितना लंबा नहीं है। जयंत दत्ता से लंबा है परंतु मनोहर से छोटा है। समूह में सबसे छोटा कौन है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है एक बार, अगर समझ ना आए तो दूसरी बार रीड आउट करना है, फिर उसका आंसर देना है। पहली कंडीशन से लेके चलेंगे। 5 लड़कों का समूह है, सबसे पहले हमें ये पता चला कि यहाँ 5 लड़के हैं। सबसे पहली कंडीशन है वसंत मनोहर से लंबा है, मतलब जो वसंत है वो मनोहर से बड़ा है। बड़ा है तो इसकी तरफ ये हम इक्वालिटी का यूज़ करेंगे, वसंत मनोहर से लंबा है परंतु राजू से जितना लंबा नहीं है। जो वसंत है वो राजू जितना लंबा नहीं है, मतलब राजू क्या होगा, वसंत से बड़ा होगा। एक कंडीशन तो ये बन गई। नेक्स्ट कंडीशन है जयंत दत्ता से लंबा है, मतलब जो जयंत है वो दत्ता से लंबा है, ठीक है, परंतु मनोहर से छोटा है। और ये जो मनोहर है ना इससे छोटा है ये, तो ये बन गया। तो हमारी क्या बन गई, 5 लड़के कंप्लीट, 1 2 3 4 5। इसने क्या पूछ रखा है, समूह में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, दत्ता। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दत्ता, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x अपॉन वाई इज इक्वल टू 16/24 हो तो 24y मतलब 24y का आंसर क्या होगा? देखिए इसको सोल्व करने के लिए x अपॉन वाई इज इक्वल टू 16/24, पहले हम कटिंग करके थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको। ये होगा 4 चौक 16, 4 छः 24, 2 और 3, मतलब 2/3। क्या आया मेरे पास, x अपॉन वाई की वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अब मुझे क्या पूछ रखा है, 24y। 24y किसके बराबर होगा, 24 गुणा y की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो क्या होगा आंसर, 72। अब 72 तो इसमें दे नहीं रखा, तो इनको हम सोल्व करके देखेंगे कि कहाँ 72 हमारा आएगा। देखिए x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 2 आई थी, 16 दूनी से कितना होगा 32, 24 दूनी 48, 36 गुणा 2 72, 30 गुणा 2 60। पर मेरे पास तो आंसर क्या आया था, 24 गुणा वाई की वैल्यू कितनी थी 3, 72। तो ये किसके बराबर होगा 36x के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? सबसे पहला है पठनीयता कम कर देता है, कोड की लंबाई बढ़ाता है, कोड को पुनः प्रायोजकता बढ़ाता है, मतलब रीयूजेबल बनाता है उसको। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन, डबिंग की आवश्यकता कम कर देता है। तो इसमें से हमें बताना है प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का उपयोग करने का मुख्य लाभ बताना है। अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके अंदर फंक्शंस का यूज़ करते हैं तो क्या करेंगे, वो क्या, इसका आंसर होगा कोड की पुनः प्रायोजकता बढ़ाता है, मतलब कोड को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल बना देते हैं उसको। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है हमारा,
देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, एक परियोजना को 15 महिलाएं या 10 पुरुष 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी परियोजना को 5 महिलाएं और 4 पुरुष कितने दिन में करेंगे। पहले कंडीशन दे रखी है कि जो 15 वुमेन या फिर 10 मैन ये कंप्लीट कर सकते हैं 55 दिन में किसी काम को, या तो 15 महिलाएं मिलकर करेंगी 55 दिन में, या फिर 10 आदमी मिलकर करेंगे तो 55 दिन में करेंगे। अब इसने अगली कंडीशन दे रखी है, उस परियोजना को 5 महिलाएं और 4 पुरुष। अब यहाँ ये मिल के बताना है कि कितने दिन में करेंगे, मतलब 5 वुमेन प्लस 4 मैन, ये बताना है कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हम कंडीशंस लिखेंगे यहाँ। वुमेन 10 मैन के बराबर वुमेन होंगी हमारी 15। ये 10 कहाँ जाएगा डिवाइड में, यहाँ बचेगा खाली मैन, कटिंग हो जाएगी 3 और 2, मीन्स मैन की वैल्यू एक आदमी की वैल्यू कितनी आई 3/2 वुमेन। अब उस कंडीशन में हम रखेंगे, क्या थी कंडीशन हमारी, 5 वुमेन प्लस 4 मैन, ये बताना है हमें कितने दिन में करेंगे। तो ये बराबर होगा जितना पिछले ये 15 वुमेन इंटू ये कितने दिन में कर रही हैं 55 दिन में, तो इनका बताना है कि कितने दिन में करेंगे। तो क्या हो गया 5 वुमेन प्लस 4 मैन की वैल्यू मैं रखूँगी यहाँ 3/2 W, इनका दोनों का बताना है कितना x, मतलब ये x दिन में कर सकती है। अभी हम ये लेके चलेंगे, ये x दिन में करिए तभी इसका बताना है कि ये 15 वुमेन 55 दिन में कर रखी हैं, तो इसलिए ये कंडीशन हमने इक्वल रखी है। तो ये क्या होगा 2 पे कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 6 और 5 कितने हो गए 11 वुमेन इंटू एक्स बराबर 15 वुमेन इंटू 55। 11 से क्या कटेगा 5 पे, और W से W कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 इंटू 5 75। मतलब ये 5 वुमन और 4 मैन ये मिलके उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 75 डेज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच एक सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा बताना है हमें किसके बीच है, तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है। हमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बांग्लादेश पाकिस्तान, तो इसका आंसर होगा चीन। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे पास 3 रेखाएं हैं जो हमें याद रखनी है। देखिए सबसे पहली है मैकमोहन भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, डूरंड है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ये मैं आपको मैप के माध्यम से दिखा देती हूँ, ये आपके अच्छे से याद रहेगा। देखिए ये हमारा भारत का नक्शा है, ये भारत के ऊपर की तरफ ये क्या है चाइना है पूरा, तो ये है यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है। ये हमारी मैकमोहन रेखा है। यहाँ पर ये क्या है अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर का जो एरिया है ये क्या है मैकमोहन रेखा, चाइना और इसके अंदर भारत के बीच में ये नेपाल है, ये भूटान है, ये नीचे क्या है बांग्लादेश। नेक्स्ट देखिए यहाँ भी दोबारा से दिखा रखा है, ये दे रखा है ये अरुणाचल प्रदेश, ये एरिया क्या है चीन का एरिया है ये भी। उसके बाद भारत और पाकिस्तान, ये भारत है हमारा और ये ग्रीन वाला कौन सा है पाकिस्तान का एरिया है। इनके बीच में क्या है ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, पर इस रेखा को क्या बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो है ये डूरंड रेखा है। ये भारत और चीन की वास्तविक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वाली जो येलो लाइन है ये क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको LAC बोलते हैं। और जो ये है इसके बीच लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको LOC बोलते हैं। ये आपने ध्यान रखनी है। ये दे रखा है देखो रेड क्लिफ, ये पाकिस्तान अलग है भारत से, तो ये रेड क्लिफ है, और ये ईस्ट पाकिस्तान है तो ये भी रेड क्लिफ है। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो ये है गुड़गांव नहर मीन्स गुरुग्राम नहर, भिवानी नहर और भाखड़ा नहर या फिर पश्चिमी यमुना नहर। इन चारों में से बताना है कि कौन सी सबसे पुरानी है, तो इनको याद रखना है आपने। देखो यमुना सबसे पहली है
गुरुग्राम नहर बनी थी 1970 में। भिवानी नहर बनी थी 1976 में, ठीक है। ये 1976 में शुरू हुई थी और 1980 के दशक में ये ख़त्म हुई थी, मतलब इसका काम कंप्लीट हुआ था। फिर है भाखड़ा हुई थी 1950 के अंदर बनी थी। और पश्चिमी यमुना नहर है, ये वैसे तो पश्चिमी यमुना नहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी 14वीं सदी में, और 1879 में दोबारा से शुरू हुई थी। ब्रिटिश काल में शुरू हुई थी 1879 में, पर 1817 में इसका पुनरुद्धार हुआ था। तो सबसे पुरानी में देखी जाए तो कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है? देखिए, सबसे पहले हम पीएच स्केल के बारे में पता होना चाहिए। जो पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 तक की वैल्यूज होती है उसके अंदर। जो 7 नंबर होता है ये न्यूट्रल होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं उदासीन। और 7 से कम वाला होता है अम्लीय, एसिडिक। और ये होता है बेस, मतलब क्षारीय। अब इसमें कौन सा पूछ रखा है? 7 से कम वाला पूछ रखा है। 7 से कम मतलब 0 से 7 तक के जितने भी आएंगे, 1 2 3 4 5 6, वो क्या होंगे? सारे अम्लीय होंगे। और 7 से ऊपर 8 9 10 11 12 14 तक वो सारे क्या होंगे? क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH 7.0 से कम वाली मृदा को अम्लीय मृदा कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? देखिए, इलायची पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या मधुमिलाई पहाड़ियाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो हमारा इंडियन मैप है वैसे है, ये नीचे वाला पोर्शन है हमारा, ठीक। ऐसे करके, ऐसे, यहाँ से थोड़ा सही नहीं बना, ये आप देख लीजिए। ये वाला, ये है पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट। इधर तो है बे ऑफ बंगाल और इधर जो है अरेबियन सी है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये लास्ट में यहाँ आके मिलते हैं, ठीक है, यहाँ। तो यहाँ है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो याद रखना, नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट है हमारा, IoT का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ टूल्स, इंटरनेट ऑफ ट्रांसफर। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्टेड लूप क्या है? नेस्टेड लूप मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप, एक लूप जो अनंत चलता है बिना बॉडी वाला लूप, एक ही स्टेटमेंट वाला लूप। नेस्टेड लूप मतलब, नेस्ट क्या होता है? नेस्ट मैंने घोंसला होता है ना, मतलब एक के अंदर एक, तीन के मिला के फिर हम क्या बनाते हैं? घोंसला बनता है ना हमारा। तो ऐसे ही है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग चुनना है हमें, अलग चुने। बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, इनमें से बताना है। देखो, बुध, बृहस्पति, शुक्र ये सारे क्या हैं? ग्रह हैं। और चंद्रमा क्या है? उपग्रह। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये सभी को पता है, ये कहाँ है? राई के अंदर। राई कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, और ये बना था 1973 के अंदर, जुलाई 1973 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की? नई दिल्ली, सूरत, हैदराबाद। तो इसका आंसर होगा ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? जो रेड डाटा बुक होती है इसके अंदर हम जो भी हमारे जीव जंतु या पशु पक्षी हैं इनका रिकॉर्ड दर्ज होता है। रेड डाटा के अंदर वो होती हैं जो लुप्त प्राय प्रजाति होती है, मतलब जो अब खो चुके हैं, जो जीव जंतु बचे नहीं हैं धरती के ऊपर, ठीक है, उनको हम रेड डाटा बुक के अंदर उनमें रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसके अंदर आएगा लुप्त प्राय प्रजातियाँ। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो भारत में जब ये क्वेश्चन 2024 के अंदर आया था तब थे 106। तो इसका आंसर आया था 106। पर अभी वर्तमान में 2026 चल रहा है, अब वर्तमान में है 160।
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कितने हैं? 107। भारत में लगभग पहले 106 थे, अब संख्या समय समय पर बदलती रहती है, अलग अलग उनको उद्यानों को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। तो अब 107 हो गए हैं। देखिए 107वां कौन सा है? 107वां उद्यान ओडिशा में है स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अप्रैल 2025 में ओडिशा सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर यह दर्जा दिया गया और यह ओडिशा का दूसरा और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों, हाथियों और विभिन्न जीवों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है कौन सा है? 107 हो गए हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के अंदर। अभी आपको थोड़े से पुराने कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बता देती हूँ। सबसे पुराने है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में स्थापित है, 1936 में बना था। सबसे छोटा है साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर। ये उद्यान विविध पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करते हैं और वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। कुछ प्रसिद्ध हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर है, बांदीपुर कर्नाटक के अंदर है, रणथंभौर राजस्थान के अंदर है, पेंच मध्य प्रदेश के अंदर है। ये पांचों के पांचों पहले भी पेपर में पूछे गए हैं, एसएससी और एचएसएससी दोनों द्वारा ये पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने ये बताया आपको। ये अपने याद रखना है, काजीरंगा, कान्हा, बांदीपुर, रणथंभौर, पेंच। ये रणथंभौर वाला हरियाणा के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, रणथंभौर। नेक्स्ट है हमारा, एक विद्युत बल्ब को एक 220 वोल्ट के जनित्र में जोड़ा गया, विद्युत धारा 0.50 A है, बल्ब की शक्ति बतानी है, मतलब पावर बतानी है हमें कितनी होगी। ऑप्शन दे रखे हैं 440, 110, 11 या W 40 वोल्ट। W का मतलब क्या है? वोल्ट। तो ये क्या होगा? देखो शक्ति, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V × I। V हमें वोल्टेज दे रखी है कितनी? 220, और धारा मतलब करंट हमें कितना दे रखा है? 0.50। पॉइंट के नाम का हम क्या लगाएंगे? 100। 0 से 0 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 22 को इससे गुणा करेंगे किससे? 5 से, तो क्या आएगा? 110 वोल्ट। तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? इसके ऑप्शन है जयपुर, पुणे, श्रीनगर या फिर मुंबई। तो इसका आंसर होगा जयपुर। जयपुर कौन सी विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? किसको? जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 5वां भाग है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ये हमें सोल्व करना है। देखिए क्या दे रखा है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर, मान लो निश्चित धनराशि, देखो सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए, साधारण ब्याज वाले जो हम क्वेश्चन करते हैं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? SI बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, P × R × T/100 ये होता है। SI का फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T। ये हमें पता है सभी को, बस यही यूज़ करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का, किसी निश्चित धनराशि को मतलब P मान लिया मैंने मूलधन, और T मेरे पास दे रखा है 2 वर्ष, ब्याज पर उस धनराशि का 5वां भाग है, क्या है? साधारण ब्याज। मतलब SI जो है वो क्या है? उस धनराशि का 5वां भाग, मतलब धनराशि P है, उसका 5वां भाग मतलब 5 से डिवाइड होगा, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। तो ये हमें वैल्यूज दी हुई है, ये इसमें रखनी है और आंसर निकालना है। SI की वैल्यू कितनी आई है? P/5। P दे रखा है, T बराबर 2 साल, और SI की वैल्यू कितनी दे रखी है? P/5। फॉर्मूले में पुट करेंगे, SI = P × R × T/100। SI की वैल्यू P/5 बराबर P × R हमें निकालना है, × T की वैल्यू कितनी है? 2/0। P से P कैंसिल, 5 × 1 = 1, 5 × 2 = 10, 0। तो यहाँ है 1 बराबर, यहाँ है P तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 बचा, R × 2 2R, और ये 20 कहाँ जाएगा? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर ये 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, यहाँ से कैंसिल होगा, कटिंग करेंगे 10, तो R की वैल्यू कितनी आई? 10%। तो आंसर क्या होगा? A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2022 में स्थान क्या है? 2024 के अंदर ये एग्जाम हुआ था, इसलिए 2022 का पूछ रखा है। तब था 132। क्या था? मानव विकास सूचकांक। पहले इसके बारे में पता होना चाहिए, मानव विकास सूचकांक। तो देखिए तब 132 था, इसका मतलब क्या है? देखो यह सूचक जीवन प्रत्याशा, हेल्थ, एजुकेशन और
आय मतलब इनकम के बारे में प्रति व्यक्ति स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मिलाकर बनाया जाता है ताकि किसी देश के सामान्य नागरिकों के जीवन का स्तर आकलन किया जा सके। मीन्स जो ये मानव विकास सूचकांक है ये कि हमारे देश के अंदर क्या बताता है, जीवन प्रत्याशा, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम के स्टैंडर्ड लिविंग को इनको मिला के ताकि देश के सामान्य नागरिकों के जीवन का स्तर आकलन किया जाए उसके बारे में ये बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका याद रखना है आपने, क्या था 130। अभी 2025 तब था 132, अभी 2025 के अनुसार ये क्या है 130वां देश है हमारा भारत 193 देशों की रैंकिंग में। नेक्स्ट है, संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा का आविष्कार किसने किया? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमन, ब्लेज पास्कल। इनमें से बताना है तो इसका आंसर क्या होगा? सी, जॉन वॉन न्यूमन। और कंप्यूटर के जो आविष्कारक थे वो कौन थे इनमें से? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो भारत में प्रति वर्ष खेल दिवस मनाया जाता है वो सभी को पता है, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये मेजर ध्यानचंद जो थे उनकी याद में, मेजर ध्यानचंद। और ये किसके प्लेयर थे? हॉकी के। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त। 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? तो हरियाणा राज्य के अंदर 1966 में कितने जिले थे? 7 जिले। कौन कौन से? अम्बाला, ठीक है, अम्बाला, रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और करनाल। ये 7 जिले थे हमारे हरियाणा के अंदर। और हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले घनाभ का आयतन क्या है? देखो, घनाभ और घन के बारे में याद रखना है। देखो, ये तो होता है घन जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ये तो होता है घन, इसको बोलते हैं क्यूब। एक होता है घनाभ। मान लो अगर आप किसी कमरे में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो तो आपने चेक करना है आपके कमरे की तीनों लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई अगर बराबर है तो आप घन के आकार के कमरे में बैठे हो। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो तो आप घनाभ की शेप के रूम में बैठे हो। यहाँ घनाभ की बात की गई है, किसकी? आयतन की। इसका आयतन होता है ए क्यूब, इसका होता है L इंटू बी इंटू एच। इसमें L, B और H दे रखी है। L कितनी है? 5, B कितनी है? 3 और H कितना है? 4। इसको मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। तो इसका आंसर क्या होगा? 60 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों लगा है? क्योंकि सभी की यूनिट जो होती है सेंटीमीटर। अगर हम बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड 1 1 1 कितनी होगी? 1 2 और 3। तो पावर क्या आई? 3। मतलब वॉल्यूम में हम क्या करते हैं? पावर 3 आती है। और अगर हम एरिया की बात करें तो पावर 2 आती है। तो आपने याद रखना है। आंसर क्या आया? 60 सेंटीमीटर।